मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमान। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। कुछ लोग होते हैं जिन्हें कितनी भी मुश्किलों में आप लीड करने को कहेंगे तो वो ना नहीं करेंगे और हारी हुई बाजी को जीत में बदल देंगे। ऐसी ही कहानी है आज की हमारी पहली पर्सनैलिटी की, जो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लीडरशिप का, यानी फील्ड में अपने नेतृत्व को दिखाने का। उन्होंने करंट टीम इंडिया की नींव रखी। उन्होंने टीम को आखिर तक लड़ने का जज्बा दिया और हारे हुए मैच भी जिताए। तभी तो इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि वो इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है, क्योंकि उन्होंने ही टीम को विदेशों में जीतना सिखाया। वो वनडे के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक हैं। उनका कवर शॉट इतना गजब था कि उसे गॉड ऑफ ऑफसाइड का ऑनर मिला। उनका बुरा दौर भी आया, लेकिन उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि आज क्रिकेट में उसे सबसे बड़ा कमबैक माना जाता है। अपने फील्ड पर नेतृत्व के चलते वो दादा के नाम से मशहूर हुए। जी हाँ, बात हो रही है प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर सौरव चंडीदास गांगुली की, जिनका आज हैप्पी बर्थडे है। जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, एड़े पेड़े देख घुमा के, आरे पारे देख घुमा के, गुत्ती गुत्तम देख घुमा के, अड़चन खड़चन देख घुमा के, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। सौरव बांग्ला फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके भाई ने उन्हें क्रिकेट की दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। स्कूल क्रिकेट से वर्ल्ड क्रिकेट का ये सफर गांगुली के लिए बहुत सी यादगार जीतें लाया। बल्ले से उन्होंने 22 वनडे शतकों के साथ 11,363 रन बनाए, जो वनडे में 5th हाईएस्ट रन स्कोर है। 2002 में विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक ने उन्हें ऑल टाइम 6th ग्रेटेस्ट वनडे बैट्समैन का रैंक दिया। गांगुली बंगाल के संपन्न परिवार में से थे। स्टेट में फुटबॉल का क्रेज होने के बाद भी उनका झुकाव क्रिकेट की ओर हुआ। But being a Calcuttan, and everybody knew how to kick a football. So when I grew up in school, I never played cricket. Only when I went out of school, I passed out of class 9, and the opportunity for playing football had decreased in a long way. So then I started picking up a cricket bat. Before that, it was all soccer. लेकिन उस टाइम बड़े भाई, जो बंगाल की स्टेट टीम में जगह बना चुके थे, सौरव को सपोर्ट किया और 10th के दौरान ही उन्होंने क्रिकेट कैंप में हिस्सा लिया। My brother used to go to practice at Eden Gardens, training at Eden Gardens. So I used to go pick cricket balls, and they had a coach named Mr. Parmar. My brother used to have all the kit, so I took his kit and practiced with him for a few days, and then he said that I should take up cricket. सौरव एक अच्छे बैट्समैन के रूप में उभर रहे थे। दोनों भाई साथ में प्रैक्टिस तो करते ही थे, साथ में पुराने मैचेस के वीडियो भी देखते थे। सौरव के कई टूर्नामेंट्स में अच्छे खेल प्रदर्शन के कारण 1989 में बंगाल की टीम में उन्हें जगह मिल गई। गांगुली ने सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और उनका नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हुआ। 1992 में सौरव ने अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज के साथ खेला, लेकिन वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया। लेकिन बड़े हौसले तो मुश्किलों की हवाओं को चीर के उड़ते हैं। सौरव ने डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। Yeah, I know a lot of people thought I won't. I've had phases, where I felt it might not happen. But to be honest, more number of times I felt that my time will come. I'm sure I'm going to get one more opportunity which I need to hold on to. During that period, most of the time, I had not given up hope. Otherwise, I wouldn't have played domestic cricket. I was lucky to be a part of a very good Bengal team. We were winning games. But then at that stage, I had realized that's the only way to get a comeback. And I might pack up my bags and sit at home and never play a game after that. But that's not the way I decided I wanted to go.
अगले दोनों रणजी सीजन में उन्होंने बल्ले की अपनी चमक दिखाई। 1995 और 96 में दिलीप ट्रॉफी में सौरव ने 171 रन की बड़ी पारी खेलकर नेशनल टीम में कमबैक किया, लेकिन राह मुश्किल थी। इंग्लैंड के साथ उसी की जमीन पर खेलना था। गांगुली ने पहले वनडे मैच में 46 रन बनाए। पारी प्रॉमिसिंग थी। उसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ निजी कारणों से टीम का साथ छोड़ दिया, सो सौरव को टेस्ट कैप मिल गई। लेकिन टेस्ट सीरीज में हालात और बुरे थे। इंडिया पहला मैच हार चुका था। लॉर्ड्स में दूसरा टेस्ट था और यहीं से शुरू हुई दादा के नेतृत्व की कहानी। It's very difficult for me to say what kind of captain I was. I had two theories that I wanted India to win. When I became captain, I had a team. I had to build a team. There were a lot of young boys who were talented, who needed to be shown the way. And I remember when I first became captain, we just had 4 seniors, rather myself, Sachin, Rahul, and Anil. The 4 of us were seniors, and the rest of them were all young guys. Once a cricketer gets picked for the country, he has enough pressures. And I realized that once you pick someone, his only pressure should be how to hit that red ball. पहले ही टेस्ट में उन्होंने शतक जड़ दिया। 131 रन की इस महान पारी में राहुल द्रविड़ की 95 रन की पारी ने अच्छा साथ दिया। द्रविड़ का भी ये डेब्यू मैच था। टीम मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही। अब सब ने दादा का जादू देखा। अगले मैच में भी उन्होंने शतक जड़ दिया। वो मैन ऑफ द मैच तो बने ही साथ मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले गए। इंग्लैंड की सक्सेस के बाद गांगुली ने डोना से अगले साल शादी कर ली। 1997 में ही गांगुली ने अपना पहला वनडे शतक श्रीलंका के खिलाफ जमाया। श्रीलंका के साथ खेलना उन्हें काफी पसंद आया और अगले 5 टेस्ट में उन्होंने 3 शतक जड़े। स्पिन के जादूगर मुरलीधरन के खिलाफ खेलना गांगुली को बड़ा रास आता था। डिफिकल्ट सिचुएशन में गांगुली का बल्ला हमेशा चला। इंडिपेंडेंस कप के फाइनल में पाकिस्तान ने 315 रन का जब टारगेट दिया तो गांगुली ने उस डिफिकल्ट चेस को लीड किया और शतक ठोककर टीम को जीत दिलाई। ऐसी ही यादगार पारी उन्होंने 99 के वर्ल्ड कप में खेली। ये 183 रन की हिस्टोरिक इनिंग श्रीलंका के साथ आई। वनडे में उनकी धमाकेदार फॉर्म अगले कई सालों तक जारी रही और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के साथ शतक जड़कर वो PWC वनडे रैंकिंग्स में टॉप पर आ गए। अफ्रीका सीरीज के दौरान कुछ खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के साये में आए। ऐसे मुश्किल टाइम में टीम गांगुली के हवाले कर दी गई। ऐसे मुश्किल दौर में कई देशों की क्रिकेट बिखर जाती है, लेकिन दादा ने जिम्मेदारी ली और टीम इंडिया को 2000 की ICC नॉकआउट ट्रॉफी के फाइनल में ले गए। कोलकाता के ईडन गार्डन में ही ऑस्ट्रेलिया से वो मैच हुआ जिसने टीम इंडिया को हारी हुई बाजी जीतना सिखा दिया। 2001 में हुए इस मैच में इंडिया ने फॉलो ऑन खेलते हुए मैच 171 रनों से जीता। ये मैच दादा की कप्तानी का भी एग्जाम्पल है। टीम इंडिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। नेतृत्व की बात हो और लॉर्ड्स में हुए 2002 की नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब फाइनल में टीम इंडिया को 325 रन चेस करने थे तो गांगुली ने अच्छी पारी खेलकर फिर से मुश्किल सिचुएशन में लीड किया। आपको याद है ना वो मैच जिसे जीतने के बाद दादा ने अपनी शर्ट घुमाई थी? टीम इंडिया का ड्रीम रन चल रहा था और सामने था वर्ल्ड कप 2003। दादा ने बल्ले का रंग दिखाया और टूर्नामेंट में 465 रन स्कोर कर उन्होंने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया, जहां उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हारना पड़ा। टेस्ट में टीम की जीतों का सफर चलता रहा और दादा को इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन कहा जाने लगा। ये सब यूं ही नहीं था, क्योंकि टीम ने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज ड्रॉ की और पाकिस्तान में जाकर टेस्ट सीरीज जीती। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। चोट के चलते गांगुली बीच में कोई टेस्ट नहीं खेल पाए। 2005 में बुरी फॉर्म के बाद उन्हें टीम से बाहर भी कर दिया गया, लेकिन दादा ने हार नहीं मानी और खुलेआम कमबैक की बात कही। I played 11 years, 10-11 years, seen the best of everything. Being captain, the best of facilities, good times, bad times. This was one phase which I hadn't gone through since I came into the team. So I used to speak to myself, let's see whether I'm good enough to do that. Because my life didn't change. The same love from people in Calcutta. So that kept me going. And
and I wanted to play again. That was the most important part. अपनी बातों को दादा ने पूरा भी किया। जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 51 रन की पारी खेलने के बाद इंडिया को अफ्रीका में पहला टेस्ट मैच जिताने में उन्होंने मदद की। इसके बाद उनके लिए वनडे के दरवाजे फिर से खुल गए और उन्होंने कई यादगार पारियां खेली। ऐसी ही एक पारी उन्होंने 12 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान के खिलाफ खेली। दादा ने 239 रन जड़े। दादा का कमबैक गजब का था। इसके बाद वो आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन बने। अक्टूबर 2008 में दादा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से हुई आखिरी सीरीज में दादा ने 54 की एवरेज से 324 रन बनाए और 2-0 से सीरीज जीतने में टीम की मदद की। इसके बाद दादा ने केकेआर और बंगाल रणजी टीम से खेलना जारी रखा। पिछले साल दादा ने सभी तरह की क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दादा आज सक्सेसफुल कमेंटेटर हैं और बहुत से टीवी शोज में क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। दादा जब तक फील्ड में रहे उन्होंने चीजें अपने हिसाब से की और रिजल्ट लाकर दिए। तो दोस्तों, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के इस महान खिलाड़ी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसने अपनी पूरी लाइफ रिसर्च को दे दी। इनका नाम है प्योत्र लियोनिदोविच कपीत्सा। उनका जन्म आज के दिन रूस में हुआ था, लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के चलते उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। देश सेवा के लिए वो आगे आए और उन्होंने पोलिश फ्रंट में एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी की। बाद में वो पेट्रोग्राड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुए। उन्होंने आगे की पढ़ाई ब्रिटेन में की और यहाँ उन्हें साथ मिला अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, जिनके साथ उन्होंने 10 साल कैम्ब्रिज की कैवेंडिश लेबोरेटरी में काम किया। 1928 में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में लीनियर डिपेंडेंस की खोज की। 1930 में उन्होंने लो टेम्परेचर रिसर्च शुरू की। 1934 में उन्होंने लिक्विड हीलियम के ओरिजिनल एपरेटस को डेवलप किया। अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू किया और इसमें मॉन्ड लेबोरेटरी के इक्विपमेंट्स को यूज किया। रशिया में भी उनकी लिक्विड हीलियम पर रिसर्च जारी रही और उन्होंने खूब एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्हें सक्सेस भी मिली, जैसे कि 1937 में उनकी सुपर फ्लूइडिटी पर खोज। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें ऑक्सीजन इंडस्ट्री का हेड बनाया गया, जो यूएसएसआर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से जुड़ी थी, जहां उन्होंने लो प्रेशर्ड एक्सपेंशन टेक्निक्स को डेवलप किया। ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए थी। उनकी खोज का सिलसिला आगे भी चलता रहा और उन्होंने हाई पावर माइक्रोवेव जनरेटर्स को इन्वेंट किया। 1945 में कपित्सा का लेवरेंती बरिया से झगड़ा हो गया। उन्होंने जोसेफ स्टालिन को लेटर लिखकर लेवरेंती बरिया के एरोगेंस और फिजिक्स की इग्नोरेंस के बारे में उन्हें बताया। स्टालिन ने बात करवाने की कोशिश की, लेकिन कपित्सा ने इनकार कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोवियत वैज्ञानिकों ने मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के नाम से टेक्निकल इंस्टीट्यूट की शुरुआत की। वो इन वैज्ञानिकों में सबसे आगे थे। यहाँ उन्होंने काफी साल पढ़ाया। 1957 से 1984 में उनकी डेथ तक वो सोवियत अकेडमी ऑफ साइंसेज के अध्यक्ष मंडल के सदस्य भी रहे। 1978 में कपित्सा ने फिजिक्स का नोबेल प्राइज जीता। उन्हें ये अवार्ड लो टेम्परेचर फिजिक्स में 1937 में किए गए अपने काम के लिए मिला। अर्नो एलन पेंजियाज और रॉबर्ट वुड्रो विल्सन के साथ उन्होंने ये अवार्ड शेयर किया। कपित्सा रेसिस्टेंस एक थर्मल रेसिस्टेंस है। ये लिक्विड हीलियम और सॉलिड के बीच इंटरफेस है जो टेम्परेचर डिसकंटिन्यूटी पर बनता है। 1982 में एक माइनर प्लैनेट की खोज के बाद उस प्लैनेट का नाम कपित्सा के नाम पर 3437 कपित्सा रखा गया। तो दोस्तों, फिजिक्स की कई मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने वाले इस महान वैज्ञानिक को हमारी ओर से श्रद्धांजलि। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए तो ये करेंगे या वो करेंगे। हम अक्सर ये भी कहते हैं कि दुनिया में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, गरीबी मिटा देंगे, वगैरह वगैरह।
लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। कहते हैं कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, लेकिन ये कहावत हमारी अगली हस्ती पर लागू नहीं होती। इस हस्ती का नाम है जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर का जन्म 1839 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के फाउंडर थे। इस कंपनी ने उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दिया था, लेकिन इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे ढेर सारी मेहनत और ईमानदार सपने रहे हैं। इन्होंने तो बचपन में ही ठान लिया था कि ये किसी की नौकरी नहीं करेंगे। जब ये 16 के हुए तो इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने कहा था कि डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट। इसी सोच के साथ वो लगातार कुछ ना कुछ करते रहे और फिर आया 1860 का दशक, जब उनका दिमाग ऑयल बिजनेस की तरफ दौड़ा। 1863 में फर्स्ट रिफाइनरी उन्होंने खोली और उसके कुछ सालों बाद ही इन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी स्टार्ट की, जिसका कंट्रोल आसपास की कई रीजनल रिफाइनरीज पर था। जॉन डी रॉकफेलर की सबसे खास बात यह थी कि इन्होंने पैसे कमाने के साथ साथ समाज सेवा भी की। इन्होंने करीब $30 मिलियन कई कॉजेस के लिए दिए। इन्हीं की मदद से शिकागो यूनिवर्सिटी बनी और उसके साथ साथ न्यूयॉर्क में रॉकफेलर यूनिवर्सिटी बनी। रॉकफेलर अमेरिका के लीडिंग बिजनेसमैन थे, लेकिन समाज के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए 56 साल की उम्र में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और पूरी तरह से लोगों की जिंदगी को सुधारने में लग गए। I was early taught to work as well as play. My life has been one long happy holiday, full of work and full of play. I dropped a worry on the way, and God was good to me every day. दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। अब बात करते हैं एक जाने माने हॉकी प्लेयर की, जिनका आज जन्मदिन है। ये सिर्फ प्लेयर नहीं, बल्कि ये इंडियन हॉकी टीम के कप्तान और कोच दोनों रहे हैं। इनका नाम है MP गणेश। MP गणेश का जन्म सन 1946 को आज ही के दिन कर्नाटक में हुआ था। शुरुआत में इनका इंटरेस्ट फुटबॉल में था। इन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कई टूर्नामेंट भी जीते और उसके बाद इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए और यहीं से शुरू हुआ इनका हॉकी का सफर। इन्होंने आर्मी की तरफ से 1966 से 1973 तक हॉकी के कई टूर्नामेंट्स खेले। दोस्तों, गणेश जी सिर्फ मैदान के ही उस्ताद नहीं थे, वो एक अच्छे स्टूडेंट भी थे। इन्होंने इंग्लिश में अपना MA पूरा किया और फिर पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स कोचिंग में डिप्लोमा और फिजिकल एजुकेशन में PhD की। सन 1970 में गणेश को इंडियन हॉकी टीम में जगह मिली। उसके बाद उन्होंने 1972 में ओलंपिक्स में भाग लिया। म्यूनिख में हुए इस ओलंपिक्स में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक्स के अलावा गणेश ने भारत को 2 बार एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया और दोनों बार भारत को सिल्वर मेडल से जीत हासिल हुई। गणेश ने पहले हॉकी वर्ल्ड कप में भी भाग लिया, जो कि 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। इस वर्ल्ड कप में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला, लेकिन जब एम्स्टर्डम में दूसरा वर्ल्ड कप हुआ तो गणेश की कप्तानी के अंदर टीम इंडिया को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। जीत का सिलसिला जारी था, लेकिन घुटने में लगी उनकी चोट ने उनके करियर को थाम लिया। सन 1974 में उन्होंने आखिरी बार हॉकी खेली, लेकिन ये 1988 से 1990 तक टीम इंडिया के कोच रहे। इनकी ट्रेनिंग के अंदर टीम इंडिया ने कई टूर्नामेंट खेले, जिसमें ओलंपिक्स से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। गणेश लंबे समय तक कोच तो रहे ही, लेकिन इसके अलावा वो कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो इस महान खिलाड़ी और कोच को हमारी ओर से सलाम।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। अब हमारे शो में आखिरी पर्सनालिटी जो हैं वो दरअसल बॉलीवुड से हैं। ये खूबसूरत एक्ट्रेस 70s के दशक की टॉप एक्ट्रेस में से एक रही। आज उनका बेटा बॉलीवुड का रॉक स्टार है और वो भी अपने जमाने में रॉक स्टार से कम ना थी। जी हाँ, बात हो रही है नीतू सिंह की, जिनका कि आज जन्मदिन है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ और बॉलीवुड में उनकी एंट्री बहुत जल्दी हो गई थी। चाइल्ड एक्ट्रेस बनके नीतू जी ने बहुत सी फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनके लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू फिल्म रही 1972 में आई रिक्शा वाला। लेकिन उनको पहचान मिली अगले साल आई फिल्म यादों की बारात से। इस फिल्म में किए छोटे से रोल से ही उन्होंने काफी नाम कमाया। इसके बाद रफू चक्कर, दीवार, अदालत, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, कस्मे वादे, काला पत्थर, याराना जैसी कई हिट फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की। काला पत्थर के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने 10 से ज्यादा फिल्में की और इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सदियों से चुपचाप खड़े हुए ये पहाड़ जैसे तेरा मेरा इंतजार कर रहे हो। बर्फ पर लेटी हुई सोई सी गरम नरम ये धूप। ऋषि मुनियों की तरह खड़े ये पेड़ जैसे कुदरत की पूजा कर रहे हो और तुम हो कि देखते ही नहीं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिलके भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या। दोनों ने 1980 में शादी कर ली। इसके बाद नीतू जी ने घर को अपनी पसंद के तौर पर चुना और एक्टिंग से दूरियां बना ली। रणबीर के अलावा ऋषि जी और नीतू जी की एक लड़की भी है जिसका नाम रिदिमा है। 26 साल के बाद नीतू जी ने ऋषि जी के अपोजिट फिल्मों में कमबैक किया। पहले लव आजकल और फिर 2 दूनी 4 जैसी अवार्ड विनिंग फिल्म्स में एक्टिंग करके उन्होंने अपने फैंस को खूबसूरत तोहफे दिए। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। अरे हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ओ हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो। तो दोस्तों, ये था आज का बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का एपिसोड। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी आसमां।
इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,